शुरुआत करेंगे सैयद जफर इस्लाम सर से। अभी थोड़ी देर पहले मैं सोलापुर में हूं और यहाँ पर प्रधानमंत्री ने एक बार फिर एक है तो सेफ है का नारा दिया हुआ है। मैं एक है तो सेफ है की जो एडवर्टाइजमेंट्स बीजेपी ने जारी की है उसे मैं एक नजर में देख रहा था और उस एक जो लिखा हुआ है उस पर कई सारी पगड़ियां जो महाराष्ट्र में इस्तेमाल की जाती है, अलग अलग जातियों की पगड़ियां यहां पर लिखी गई है। मैं सोच रहा था कि एक है तो सेफ है यानी सभी सबका साथ सबका विकास की बात होगी। यहाँ पर मुस्लिम या क्रिश्चियन या उस तरीके की कोई पगड़ी यहाँ पर नजर नहीं आ रही है जफर इस्लाम साहब। तो सिर्फ आप चाहते हैं कि हिंदू एक साथ हो और जातिगत समीकरण को काटकर आपको एक बार फिर सत्ता का मौका मिले, इसीलिए एक है तो सेफ है जाति जनगणना और ये सारी चीज काटने के लिए। साहिल जी, आप भी मुंबई में रहते हैं और आप महाराष्ट्र में रहते हैं, मुंबई में ज्यादातर आप रहते हैं, आपको अच्छे से मालूम है कि कांग्रेस की राजनीति क्या रहती है। कांग्रेस कभी भी सत्ता में नहीं आ पाती है जब तक के वो इस जो अपने अटेम्प्ट जो करती है कि समाज को विभाजित करने का, उसमें कामयाब होती है तो ही सत्ता में आ पाती है, नहीं तो नहीं आ पाती है। तो ये तो कांग्रेस का अप्रोच रहा है, आज से नहीं, आजाद भारत में बराबर से ही अप्रोच रहा है कि समाज को कहीं ना कहीं तोड़ दो और सत्ता में काबिज रहो। उन्होंने बहुत सालों तक ऐसा किया, कामयाब भी रहे। लेकिन अब समाज समझ चुका है कि अगर उनको उनका उत्थान चाहिए, समाज के हर वर्गों का उत्थान चाहिए, समाज में ऐसे लोग जिनको बहुत ज्यादा सरकार की सहायता की जरूरत है, उनको अगर उस तरह की सहायता मिलनी है तो एक ऐसी सरकार होनी चाहिए जो जात पात से हटकर हर वर्गों के लिए काम करे, और उस तरह की सरकार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार है। इसीलिए हम बार बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया है कि भाई हम तो एक साथ रहना चाहते, सबका साथ सबका विकास। समाज को तोड़ने का काम कौन करता है? अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आप सुना रहे थे, उन्होंने बार कहा कि एक दूसरे कम्युनिटी के, समाज के अलग अलग वर्गों में लड़ाई कराना चाहती है कांग्रेस, ताकि उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा कांग्रेस को होगा कि उनको कुछ। तो ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया जफर इस्लाम साहब, ऐसा क्या हो गया? कोई उदाहरण आप दीजिए। देखिए अप्रैल और मई में महाराष्ट्र में लोकसभा के चुनाव हुए। पिछले 4-5 महीने में ऐसा क्या हुआ है कि जिसके वजह से आपको लगता है कि ये जाति जाति में या समाज में अनबन पैदा करने की कोशिश की जा रही है? ऐसी कौन सी स्थिति हुई? आपकी तो सरकार थी, गृह मंत्री से लेकर आप ही सरकार यहाँ पर चला रहे हैं। ऐसी कौन सी चीज हुई है कि यह नारा देने की जरूरत आ पड़ी है? साहिल भाई, आप भी जमीनी हकीकत समझ रहे हैं कि जब आज जो एक पार्टी का मुखिया, कहने को तो मुखिया खड़गे जी हैं, लेकिन ऑल प्रैक्टिकल पर्पस आप भी समझते हैं, जिनको बाहर खड़ा किया जा सकता वो मुखिया नहीं हो सकते, वो दुखिया है, वो रिमोट से चलते हैं। लेकिन बहरहाल उसमें मेरा कोई कहना देना नहीं। लेकिन उनके मुख्य जो लाडले हैं राहुल गांधी जी, उन्होंने जो हर बार, और उनके बाकी लोग भी इस बात को समाज में कैसे समाज को उत्तेजित किया जाए उसके काम कर रहे हैं। जाहिर है समाज को तोड़ना चाहते हैं, और उनका अपील क्या होता है? मुस्लिम, सिख, ईसाई हर जगह अलग अलग बंट जाओ और ओबीसी को बांट दो, अलग अलग वर्गों में, जाति में बांट दो, और इससे फिर फायदा क्या है? उनको शायद उसका फायदा मिलेगा, ऐसा सोचते हैं। लेकिन अब समाज समझ चुका है। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा मैं आगाह कर रहा हूँ, आपको जगाने आया हूँ, ताकि आप इस बात को समझिए कि इसमें इनका सिर्फ फायदा पर्सनल, ये राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, इनका फायदा है, आपका कोई फायदा नहीं। आपका फायदा तो है जैसे हम वेलफेयर स्कीम चला रहे हैं, अगर जैसे लाडली बहन मुझे चला रहे हैं तो उसमें बताइए। जफर इस्लाम जी, मुझे चरणजीत सिंह सप्रा जी के पास भी जाना है। लेकिन आज जो बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस आरक्षण खत्म कर देगी, तो ऐसा क्या हो रहा है कि जिसके वजह से आरक्षण खत्म हो जाएगा, ऐसा आपको डर लग रहा है? नहीं, ये डर क्यों बताया जा रहा है कि भाई आरक्षण खत्म हो जाएगा? आपने आज बीजेपी की तरफ से प्रेस आपने कॉन्फ्रेंस सुना, आज आपने तो देखा ही होगा, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं भी बैठा था, आपने तो सुना ही होगा कितनी बार इस बात का चर्चा यहाँ पर बहुत तेजी से हो रहा है, पूरे समाज के हर वर्ग में, खासकर दलित समाज में हो रहा है, पिछड़े समाज में हो रहा है कि भाई ये नाना पटोले और जो राहुल गांधी जी की बात में जो लोगों ने कहा है और सार्वजनिक तौर से कहा है, और राहुल गांधी जी ने तो देश में के बाहर जाके भी इस बात को दोहराया है, वो चाहते ही नहीं कि किसी तरह भी समाज के कमजोर वर्ग का रिजर्वेशन रहे, इसलिए उस रिजर्वेशन को खत्म करना चाहते हैं। और ये जो हमारे SC ST समाज है, ओबीसी समाज, तो जाति जनगणना की मांग क्यों कर रही है कांग्रेस? चरणजीत सिंह सप्रा जी कह रहे हैं कि भाई आप आरक्षण खत्म करेंगे, एक तरफ आप जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं।
देखिए साहिल जी, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी जी जवाब दीजिए। का पुलंदा जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, वो खत्म नहीं हो रहा है। मैं बोल रहा हूं, मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है? बोलिए बोलिए। मैं यही कहना चाहता हूं कि हाँ, बोलिए बोलिए, पहुंच रही है, भारतीय जनता पार्टी ने ये जो नारा लगाया है कि बटेंगे तो कटेंगे, ये उनका एक एसओएस कॉल है, यानी प्राण संकट में है, ये उनको पता चल गया। उनको पता चल गया कि अब ये चुनाव जीत नहीं सकते महाराष्ट्र राज्य का, और झारखंड का भी चुनाव नहीं जीत सकते। तो इसलिए इस तरह का इन्होंने नारा लगाया है। ये महाराष्ट्र के मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते, ये ध्रुवीकरण करना चाहते। अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि प्रधानमंत्री आके एकता का संदेश दे रहे हैं, तो मैं कहना चाहूंगा कि बहुत देर कर दी सनम आते आते। इनको याद दिलाना चाहूंगा कि रामजादे हरामजादे किसने कहा था, शमशान कब्रिस्तान किसने कहा था, दिवाली, रमजान, घुसपैठिए, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले, मंगलसूत्र छीन के ले जाएंगे, भैंस तुम्हारी छीन के ले जाएंगे, मुजरा होगा, ये तमाम सारी चीजें, ये विभाजनकारी राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी करती आई है। भाई आप तो विभाजनकारी राजनीति के क्या कहते हैं, जन्म देने वाले लोग हो, और आज आप ये बात कर रहे हो। लोगों को मिसगाइड मत करिए। ये महाराष्ट्र की भूमि छत्रपति शिवाजी महाराज के अनुयायियों की भूमि है। आपको यह भी याद दिलाना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में आप लोकसभा में इसीलिए फेल हुए, आप ध्रुवीकरण करने गए, आप यहां पर फेल हुए। क्यों? क्योंकि ये छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है, और छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास आपको जान लेना जरूरी है कि उनकी सेना के अंदर 60,000 सैनिक जो थे वो मुसलमान थे, और 13 जो उनके कमांडर थे वो भी मुसलमान थे। मैं उनका नाम भी पढ़ के आपको बता देता हूं, सिद्दी हिलाल, दौलत खान, इब्राहिम खान, काजी हैदर, इब्राहिम खान बेग, ये तमाम सारे इतिहास में नहीं जाते हैं ना। हाँ सप्रा जी इतिहास में नहीं जाते हैं ना। अभी की बात करते हैं भाई, आप जातिगत जनगणना इतिहास कैसे नहीं जाएंगे? आपको भी पता है, आपको भी पता है भाई, आपको भी पता है सप्रा जी, आपको भी पता है कि जातिगत जनगणना के बावजूद भी आरक्षण 50% के ऊपर नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट मानने को तैयार नहीं है। बिहार में करके कोशिश करके देख ली, महाराष्ट्र में आप किस बिना पर उसको वादा कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि बीजेपी हिंदुत्व को साथ में लेकर हिंदू के वोट बैंक को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, आप उसको छेदने की कोशिश कर रहे हैं? क्या इसके वजह से यह बात हो रही है? आखिरकार जातिगत जनगणना का क्या मतलब निकलता है? पहली बात देखिए साहिल जी, पहली बात तो यह है, ये सरकार इतना डरती है, और जब जब डरती है ये ध्रुवीकरण को आगे करती है। ये सरकार डरती है, डरती सरकार ने सेंसस ही नहीं कराया। हम तो जातिगत जनगणना कह रहे हैं, जनगणना ही नहीं करा रहे हैं। और हमारी ये जातिगत जनगणना की डिमांड जो है, ये मात्र महाराष्ट्र के लिए नहीं है, ये पूरे देश के लिए है। लोकसभा में भी हमारी ये मांग थी। ये भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना के खिलाफ क्यों है ये बता दे। ये खुलेआम कह देना कि हम जातिगत जनगणना नहीं करना चाहते। ये गोल गोल घूम के क्यों कह रहे हैं? फिर इनके जो अलायंस पार्टनर हैं, चाहे वो टीडीपी है या जेडीयू है या फिर ओम प्रकाश राजभर है, संजय निषाद है, चिराग पासवान है या अजीत पवार है, ये तो ये कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे। अरे ये तो आपस में बटे हुए। अजीत पवार ने परसों 2 दिन में 2 बार कह दिया कि बटेंगे तो कटेंगे। इस तरह के नारे महाराष्ट्र में नहीं चलेंगे। दिल्ली से नेता आते हैं और कुछ भी बोल के चले जाते हैं। अरे महायुति खुद ही बटी हुई है, तो बटोगे तो कटोगे, ये आप पे लागू होता है। महाराष्ट्र की जनता आपके इन नारों में नहीं आने वाली, इनके जुमलों में नहीं आने वाली है। और महाराष्ट्र की जनता है, ये सर्वधर्म समभाव को मानती है और अपने हिसाब से वोट करेगी। ठीक है, आशुतोष हमारे साथ में है, संदीप रागी भी हमारे साथ में है, प्रोफेसर संगीत रागी हमारे पास, हमें उन्हीं के पास भी जा रहा है। लेकिन आशुतोष, सबसे पहले एक इनिशियल कमेंट आपसे जानना चाहूंगा कि ये हमेशा आपने कई बार देखा है कि मंडल को काउंटर करना है तो कमंडल आता है, या कमंडल को काउंटर करना है तो मंडल आता है। क्या महाराष्ट्र में भी यही खेल हमको देखने को मिल रहा है? जो एडीएम के जो समीकरण था, आदिवासी, दलित, मुस्लिम और कुंडी, जिसके वजह से बीजेपी और महायुति को हार का सामना करना पड़ा, अब उसके खिलाफ एक है तो सेफ है, एक तरीके से सॉफ्ट हिंदुत्व का नारा अलग भाषा में वही देने की कोशिश चल रही है। वही खेल जो 90 के दशक में हमने देखा था, वही खेल हमको आज भी यहां पर देखने को मिल रहा है। आशुतोष नहीं साहिल, आप तो जिसको सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करते हैं, दरअसल इससे ज्यादा कट्टर हिंदुत्व क्या हो सकता है? जिस सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करते हैं, सॉफ्ट हिंदुत्व तो नहीं, ये तो खुलेआम दरअसल कम्युनल पॉलिटिक्स है, खुलेआम कम्युनल पॉलिटिक्स की बात की जा रही है। अब मैं तो इस बात को सुनकर बड़ा हैरान हूं कि जफर इस्लाम साहब यहाँ पे आकर डिफेंड कर रहे हैं
ये किसके खिलाफ कौन काटेगा, किसके खिलाफ सबको एक होना है, ये सबको मालूम है। जफर साहब को शायद नहीं मालूम है। तो जफर साहब को अगर नहीं मालूम है तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। अदरवाइज आप हिंदुओं को किससे खतरा है, किससे खतरा, ये बात स्पष्ट होनी चाहिए ना। हिंदुओं को इसलिए खतरा है क्योंकि इस्लाम से खतरा है, जफर इस्लाम से उसको खतरा है, जफर इस्लाम के खिलाफ सबको एकजुट होना है। ये बात जफर इस्लाम भी समझते हैं, लेकिन चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनको डिफेंड करने के लिए भेजा गया, इसलिए वो डिफेंड कर रहे हैं। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि जब से राहुल गांधी ने ये सवाल खड़ा किया है कि भाई 50% से ज्यादा आरक्षण की सीमा होनी चाहिए, आरक्षण की सीमा जो 50% उसको खत्म करिए। अब उस आरक्षण को क्यों नहीं खत्म किया जा सकता? इसलिए क्योंकि आज आप हिंदुस्तान की कोई भी यूनिवर्सिटी देख लीजिए, हिंदुस्तान का कोई भी सरकारी तंत्र देख लीजिए, हिंदुस्तान के कैबिनेट सेक्रेटरीज की लिस्ट देख लीजिए, हिंदुस्तान के चीफ सेक्रेटरीज की लिस्ट देख लीजिए, हिंदुस्तान के थानेदारों की लिस्ट देख लीजिए। जो क्या दलितों पिछड़ों को उनकी आबादी के हिसाब से वहां प्रतिनिधित्व मिल रहा? नहीं मिल रहा। तो जब सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स इस सवाल को खड़ा करती है, तो हिंदुस्तान का वर्चस्ववादी जो जाति है वो सामने आ जाती है, वो कहती है आप जातिवाद की राजनीति करते हैं। जिन लोगों ने जातिवाद की राजनीति करके हजारों साल तक पिछड़ों और दलितों को इंसान से कमतर माना, जब वो अपने हक की बात करेंगे, जब वो पूछेंगे कि भाई हिंदुस्तान के कैबिनेट सेक्रेटरी में मेरा रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं है, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर में मेरा रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं है, वाइस चांसलर की लिस्ट में मेरा रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं है, तब उनके ऊपर ये आरोप लगा दिया जाएगा कि आप जातिवाद करते हैं। ये एक तरीके का जो पॉलिटिक्स है, ये दरअसल वो तबका आज अपने आप को खतरे में महसूस कर रहा है। इसलिए बड़ी तेजी से कहा गया बटेंगे तो कटेंगे। भैया किस आपने बांट के रखा है? जफर इस्लाम जी, आप जवाब देना चाह रहे थे, कब से दे दीजिए। हिस्सों में किसने बांटा? देखिए, जब आप हरियाणा इनकी मानसिकता, तो जाटों के खिलाफ किसको लामबंद करते हैं? जाटों के खिलाफ। यूपी में आप यादवों के खिलाफ किसको अभी हो गया। झारखंड में आशुतोष जवाब ले लेते हैं। आपका आशुतोष जी आपकी बात हो गई। जफर इस्लाम, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ आशुतोष जी की मानसिकता ही ऐसी है, इस तरह के नेगेटिव थॉट्स को वो पूरे टीवी में बैठ के हर दिन फैलाते रहते हैं। हकीकत है कि कहाँ हिंदू मुस्लिम और इसके बारे में आप कह रहे हैं, हमने तो बराबर कहा सेफ है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। मतलब जो कांग्रेस की जो नीतियां हैं जिसमें समाज को अलग अलग वर्गों में बांटते हैं, उस नीतियों को अगर आप नहीं मानेंगे तो आप सेफ रहेंगे। मतलब आप एक साथ जैसे है वैसे रहेंगे। लेकिन आप कौन सी पार्टी जो है समाज को बिखेरना चाहती है, कौन सी पार्टी जो समाज को तोड़ना चाहती है, और किस पार्टी ने समाज को तोड़ के जब से भारत आजाद हुआ तब से रखा है? वो कांग्रेस पार्टी। और दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं कि इतने सारे रिप्रेजेंटेशन इस संस्था में नहीं, उस संस्था में, अरे भाई हमारी सरकार तो 2014 से है, उससे पहले तो उनकी सरकार थी। क्यों नहीं किया वो सब चीज जो आप यहाँ गिना रहे हैं? वो तो कांग्रेस पार्टी को करना था ना, उनकी सालों साल से सरकार रही। इसका जवाब आज बना है, इसका जवाब सप्रा जी से लेना है। आज कोई बना है? ये सब पुराने जवाब सप्रा जी से मुझे लेना है। लेकिन एम्प्लॉयमेंट आपने दिया है, वो एम्प्लॉयमेंट के बाद आज उस पद पे है। अगर आज आप उस पद पे नहीं उनको देते तो शायद वो नहीं आते यहाँ पर, लेकिन आपने दिया है और आप ठेकरा दूसरे में फोड़ रहे हैं। ठीक है।